प्रिय विद्यार्थियों, शुभ प्रभात। हमारी हिंदी की ये कक्षा नंबर 6 है। इससे पूर्व जो 5 कक्षाएं हैं वो अपनी हो चुकी हैं। तो बिना किसी विलंब की कक्षा को प्रारंभ करते हैं और आज हम अध्ययन करेंगे शब्द विचार। शब्द विचार। तो आज हम शब्दों के बारे में विचार करेंगे। शब्दों के बारे में विचार करेंगे तो देखें, पहले इसकी परिभाषा देख लेते हैं और ये भी देखेंगे कि प्रश्न किस प्रकार बनता है। परीक्षा में प्रश्न किस प्रकार आता है ये भी देखेंगे। तो इसकी परिभाषा क्या है? वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहा जाता है। शब्द कहा जाता है। यानी वर्णों को मिलाने से शब्द बनते हैं और वो सार्थक भी होने चाहिए। तो वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहा जाता है। कई बार इसमें से प्रश्न पूछा गया है। क्या प्रश्न पूछा गया है? भाषा की सार्थक इकाई है। प्रश्न ऐसे पूछा गया है, भाषा की सार्थक इकाई है। भाषा की सार्थक इकाई है और नीचे 4 जो शब्द दे दिए जाते हैं, जैसे वर्ण, शब्द और वाक्य या अन्य आगे कोई जो है विकल्प के रूप में पद आदि जो दे दिया जाता है। अब देखें, जैसे इसकी परिभाषा है, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहा जाता है। तो भाषा की सार्थक इकाई क्या है? तो भाषा की सार्थक इकाई शब्द है। इस प्रकार का प्रश्न पहले पूछा गया है। भाषा की सार्थक इकाई शब्द है। तो इस प्रकार से प्रश्न बनता है। अब एक बहुत ही सामान्य सी बात है, उसको हम पढ़ते हैं। बहुत ही काम की बात भी है। शब्द और पद। भाषा की सार्थक इकाई शब्द है। वर्णों को मिलाने से शब्द बनते हैं। वर्णों को मिलाने से शब्द बनते हैं। वर्णों को मिलाने से शब्द बनते हैं। वर्णों को मिलाएंगे तो क्या बनेंगे? शब्द। तो ये तो है शब्द। वर्णों को मिलाने से शब्द बनते हैं। और पद क्या है? यानी शब्द और पद में भेद क्या है? जब शब्दों का वाक्य में प्रयोग किया जाता है। जब शब्दों का वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो वे पद बन जाते हैं। बिल्कुल सामान्य सी बात है, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। वर्णों को मिलाने से शब्द बनते हैं और जब शब्द का प्रयोग वाक्य में किया जाता है तो वो फिर क्या कहलाएगा? पद। जैसे 3 वर्ण हैं, क, म और ल। इन तीनों को मिलाएंगे तो शब्द बनेगा कमल। ये क्या है? ये शब्द है।
अब मैं एक वाक्य लिखता हूँ, जैसे सरोवर में बहुत से कमल खिले हैं। सरोवर में बहुत से कमल खिले हैं। तो अब ये कमल जो शब्द है, इसका वाक्य में प्रयोग होने से यह क्या कहलाएगा? यह पद कहलाएगा। तो सामान्य बात है, लेकिन महत्वपूर्ण बात है कि वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। वर्णों को मिलाने से शब्द बनते हैं, और जब शब्दों का वाक्य में प्रयोग कर दिया जाता है तो वो क्या कहलाते हैं? पद। अब शब्दों की इनका जो भेद है, शब्द का जो भेद है शब्दों के, देखें, शब्दों के भेद। तो सबसे पहले है उत्पत्ति के आधार पर, और दूसरा है रचना के आधार पर। यानी हम शब्दों का जो भेद करते हैं, उत्पत्ति के आधार पर इनकी उत्पत्ति किस प्रकार हुई है, और दूसरा रचना के आधार पर इनकी रचना किस प्रकार होती है, और तीसरा जो है प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर। और चौथा जो है इसका भेद होता है अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर। तो हम शब्दों का जो वर्गीकरण है वो 4 प्रकार से करते हैं: उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर। अब इनको हम सामान्य रूप से समझ सकते हैं। उत्पत्ति के आधार पर सबसे पहले समझेंगे। उत्पत्ति के आधार पर बहुत ही सरल है, पूर्व में भी आपने अध्ययन कर लिया है। तो उत्पत्ति के आधार पर 4 प्रकार के शब्द हैं। नंबर 1 तत्सम, नंबर 2 तद्भव, और नंबर 3 देशज, और नंबर 4 विदेशज। यह आपने पहले भी अध्ययन किया है। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। अब इसमें ज़्यादा समझने की कोई बात नहीं है। जैसे तत्सम शब्द क्या होते हैं? तो संस्कृत के शब्द हैं, हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के प्रयोग किए जाते हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं। तत्सम का मतलब क्या है? तत् प्लस में सम, तो क्या होगा? तत् का मतलब उसके, और सम का मतलब समान। तो किसके समान? संस्कृत के समान। तो ये संस्कृत के शब्द हैं। और कौन से हैं? जैसे उष्ट्र है, जैसे उष्ट्र है, इमलिका है, ग्रंथि है, अन्य बहुत सारे शब्द हैं। तो तत्सम का मतलब संस्कृत भाषा के शब्द हैं, बिना किसी परिवर्तन के हिंदी भाषा में इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे चंद्र है, अग्नि है, आम्र है। अन्य शब्द भी लिख सकते हैं, जैसे चंद्र है, अग्नि है। हम ज़्यादा उदाहरण नहीं लिखेंगे, बिल्कुल सरल बात है, इस विषय को लंबा नहीं करेंगे ज़्यादा। तद्भव, तो क्या होगा? तत् और भाव। तो भाव का मतलब होता है उत्पन्न होना, उससे उत्पन्न। किससे उत्पन्न? संस्कृत से उत्पन्न। तो ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा के तो हैं, लेकिन थोड़ा परिवर्तन करके और हिंदी में उनका प्रयोग किया जाता है।
तो तद्भव कहलाते हैं। देखें जैसे उष्ट्र है तो क्या बन जाएगा, ऊंट। उष्ट्र का क्या बना, ऊंट बना। जैसे हमने पहले पढ़ा था कि भाषा जो है उसमें समय अनुसार निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं, तो उष्ट्र को धीरे धीरे ऊंट बोलने लगे। उष्ट्र तो मूलतः संस्कृत भाषा का ही शब्द है, तो तत्सम है, और ऊंट क्या है, तद्भव है। ऐसे ही जो चंद्र है, ऐसे लिख देता हूँ, चंद्र, चांद और अग्नि, आग। संस्कृत भाषा के शब्द तत्सम, और उनको थोड़ा परिवर्तन करके हिंदी में लिखा जाता है तो तद्भव। और देशज, तो देश प्लस में जय, तो देश में जन्मा हुआ या अपने देश में जो उत्पन्न है वो देशज शब्द है। देशज यानी देश में जन्मा हुआ, अपने देश में जो उत्पन्न है वो देशज शब्द है। अब देशज में जो देसी भाषा के शब्द हैं बिल्कुल, जैसे लोटा, प्रांत। गृह में जिन शब्दों को सामान्य रूप से प्रयोग किया जाता है, यानी वाणी व्यवहार में ये शब्द उत्पन्न हो जाते हैं, इनके बारे में पता नहीं है इनकी उत्पत्ति कब हुई और इनका कोई आधार भी नहीं है, सामान्य रूप से इनको बोला जाने लगा है। और ये क्योंकि देश में उत्पन्न देसी भाषा के शब्द हैं। अब देखें विदेशज, तो विदेशी भाषा के शब्द अरबी, फारसी, अंग्रेजी, अन्य भाषाओं के शब्द जो हिंदी में प्रयोग होते हैं वो अपने देश के नहीं हैं, विदेशों के, तो विदेशज यानी विदेश में उत्पन्न, विदेश और जय का मतलब जन्मा हुआ है, उत्पन्न, जो विदेश में उत्पन्न हुई विदेशी भाषा के। तो इसको हम ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। विदेशी भाषा के जो शब्द हैं हिंदी में लगभग अरबी के जो है 2500 शब्दों का प्रयोग किया जाता है, और जो फारसी भाषा है लगभग 3500 शब्दों का प्रयोग हिंदी में हो रहा है वर्तमान में, और अंग्रेजी भाषा के जो है लगभग 3000 शब्दों का प्रयोग जो है वो हिंदी में हो रहा है। तो विदेशज में अरबी, फारसी, अंग्रेजी और अन्य भाषाओं के भी शब्द हैं, चीनी भाषा या लैटिन भाषा, अन्य जो भाषाएं उनके भी शब्द हैं। तो ये तो सामान्य सी बात है, सामान्य जो परिचय वो हमने पढ़ा है। बाकी इसके लिए तत्सम और तद्भव कौन से हैं और कैसे बनता है, कौन से शब्द का तत्सम क्या होता है, ये इसके लिए आपको थोड़ा जो उदाहरण दिए हैं उनको पढ़ना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पढ़ेंगे तो फिर विषय ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अब जो महत्वपूर्ण बात है वो पढ़ लेते हैं। अब महत्वपूर्ण क्या है, उत्पत्ति के आधार पर, उसके बाद में रचना के आधार पर जो शब्दों के भेद हैं वो हमारे लिए काम के हैं। तो रचना के आधार पर शब्दों के जो भेद हैं उनको हम देख लेते हैं। इनको मैं एक बार मिटा देता हूँ। रचना के आधार पर, रचना के आधार पर, रचना के आधार पर शब्दों के 3 भेद हैं। यौगिक, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़, क्षमा करें। रूढ़, यौगिक और योग रूढ़, योग रूढ़। रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। देखें रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। अब होते क्या हैं, इनका परिचय बिल्कुल ही सरल है, इनका परिचय बिल्कुल ही सरल है। इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। रूढ़, यौगिक
और योग रूढ़, योग रूढ़। तो देखें क्या है ये, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। तो रूढ़ शब्द का अर्थ है, रूढ़ का अर्थ होता है प्रचलित, प्रचलित। इस प्रकार के शब्द हैं जो आम बोलचाल में प्रचलित हैं, इनकी उत्पत्ति के बारे में पता नहीं है, उत्पत्ति का कोई नियम भी नहीं है, और पता कैसे चलेगा अब ये शब्द रूढ़ है, यौगिक है, योग रूढ़ है। तो बिल्कुल सरल सी बात है। जैसे इसका उदाहरण देखते हैं, घोड़ा, जैसे लोटा या लड़का, अन्य भी बहुत सारे उदाहरण इसके हो सकते हैं। अब ये रूढ़ क्यों हैं? क्योंकि इनको जब हम अलग अलग करेंगे, जैसे घोड़ा, घोड़ा, लो और टा, ऐसे ही लड़ का, या जैसे अब इन वर्णों को भिन्न भिन्न करने पर इनका कोई अर्थ नहीं रहता है। जैसे लोटा है, पानी पीने का बर्तन होता है, लेकिन जब हम लो और टा इनको अलग अलग कर देंगे तो टा का और लो इसका जो है अपना कोई अर्थ नहीं रहता है। तो रूढ़ शब्द वो हैं जो प्रचलित हो गए हैं सामान्य रूप से, और उनको भिन्न भिन्न करने पर, वर्णों को भिन्न भिन्न करने पर वर्णों का कोई अर्थ नहीं निकलता है। तो बिल्कुल सामान्य सी बात है, ये इसकी पहचान है। और यौगिक, यौगिक का मतलब क्या होता है? योग से बने हुए, योग से बने, यानी दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाने से ये बनते हैं, योग से बने, दो या अधिक शब्दों को मिलाने से बनते हैं। तो पहचान क्या है? पहचान बिल्कुल ही सरल है। दोनों शब्दों को जो भिन्न भिन्न करेंगे तो उनका सार्थक जो प्रयोग होगा, यानी उनका अर्थ निकलेगा। तो देखें, जैसे यौगिक में आप देख सकते हैं विद्यालय है, विद्यालय है, प्रेम सागर है, और अन्य शब्द भी आप देख सकते हैं। अब इनमें जैसे अलग अलग करें हम, विद्या और आल्य, तो दोनों शब्दों को भिन्न भिन्न करने पर भी इनका अर्थ जो है पूर्ण रहता है। जैसे विद्या का मतलब शिक्षा, पढ़ाई, और आल्य का मतलब घर। ऐसे ही प्रेम सागर, प्रेम का सागर है, तो प्रेम और सागर दोनों को भिन्न भिन्न कर दिया तो भी ये सार्थक रहते हैं। सागर का मतलब समुद्र और प्रेम का मतलब प्रेम स्नेह। तो ऐसे शब्द जो दो दो शब्दों के मिलाने से योग से बने हुए हैं और उनको भिन्न भिन्न करने पर वो दोनों शब्दों का ये अलग अलग अर्थ रहता है, यानी सार्थक रहते हैं, तो वो यौगिक कहलाते हैं। और योग रूढ़ क्या है? योग रूढ़ जो है ये भी यौगिक शब्दों की तरह ही दो दो शब्दों को मिलाने से बने हैं, लेकिन इन दोनों शब्दों का ही खुद का कोई अर्थ नहीं होता है। ये जो है किसी अन्य शब्द की ओर संकेत करते हैं, जैसे दशानन या गजानन या पीताम्बर, और जैसे जलज। अब देखें, अब हम इनको भिन्न भिन्न करते हैं तो दशानन, दश प्लस में आनन, संस्कृत में होता है दस आननानी ये श। और जैसे गजानन है तो गज प्लस में आनन, आनन का मतलब मुख। पीताम्बर, पीत प्लस में अंबर। और
जलज, यहाँ लिख देता हूँ मैं, जलज, तो जल और बलश में ज, जल में उत्पन्न। दशानन, दश और आनन, यानी 10 हैं जिसके मुख, तो कौन हुआ? रावण। गज आनन, गज होता है हाथी, आनन होता है मुख, तो जिसका मुख हाथी का है वो कौन हुआ? गणेश जी। और पीत अंबर, पीत का मतलब होता है पीला, अंबर का मतलब वस्त्र, तो जिसके पीले वस्त्र हैं वो, तो पीले वस्त्र कौन? पीले वस्त्र धारण करने वाले जो हैं विष्णु जो भगवान हैं उनके लिए। तो यानी दशानन, गजानन और पीताम्बर ये बहुब्रीहि समास में आते हैं। तो बहुब्रीहि समास के जितने भी उदाहरण हैं वो योग रूढ़ शब्दों के उदाहरण हैं। धन्यवाद।